वो लोग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आपकी जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कैंसर पढ़ा था और मैंने कहा था कि कैंसर को बहुत डिटेल में लेके। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वास्तव में ना खुद भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई जनरली जैसे मैंने पेपर थिंक परसों था, परसों मैंने बात की, स्टूडेंट्स थे। हाँ, ये मतलब ये भी हैं 3 स्टूडेंट मेरे, 2 MBBS में और एक BMS में, उत्तराखंड एक बरेली और एक और है प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में। तो मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो उस हाँ कहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो अपने लाइफ। मैंने कहा कि सर इतना आपने पढ़ाया था और जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं तो कोरिलेट होने के बाद मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा देखिए मैटर तो एक जैसा था, सभी पढ़ाते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या था? सर वो पढ़ाने में तो ये है कि मैटर तो सेम ही होता है। मैटर में क्या है कि अगर कहीं पर 20% होगा तो कहीं 80% तो कहीं 100% तो कहीं मैटर कम ज़्यादा होता रहे अकॉर्डिंग टू द या स्टेट लेवल, क्या लेवल में। तो उनका ये जवाब था कि सर आपके ना समझाने के तरीके से हमारे ब्लड पूरी नॉलेज, वो नॉलेज ही आज हमें, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम आज भी पढ़ लें आपके नोट से। मैंने फिर पूछा उनसे कि भाई ऐसा क्या आप लोगों ने, क्या मैंने आपको क्या ऐसा पढ़ा? तो ये कहना था कि सर एज अ बिल्कुल डॉक्टर की तरीके से समझाना और पढ़ते थे। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम कोरिलेट हो रही है। आप लोग भी पढ़ें। हमारे पास टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंसर, और इसको अच्छे लेवल पर देखेंगे। देखिए वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कार्सिनोजेनिक। जनरली मैं आपको बताऊं, आपके बुक एक लाइन लिखी हुई है डिजीज़ को लेकर डिजीज़ की, ये आपको पढ़ने को भी बीच में बता दूं कि आगे जाके फिर आपको रिकॉल होगा तो और इजी हो। कैसे? देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हेल्थ के बारे में, हेल्थ हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। जनरली हेल्थ या कोई हेल्दी पर्सन का मतलब क्या है? WHO, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी पर्सन है। हेल्दी पर्सन उसे ही कहा जा सकता है जो मेंटली हेल्दी हो, जो सोशल या सोशली भी वो हेल्दी हो, और फिजिकली तो होना ही चाहिए। फिजिकली तो 3 जगहों से अगर कोई पर्सन या कोई ह्यूमन हेल्दी है तो आप उसे WHO के अकॉर्डिंग आप उसे हेल्दी पर्सन कहते हैं। आप इसमें मेंटल में एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि बिहेवियर बिहेवियर। तो 4 तरीके से मेरा मानना 4 होने चाहिए। बिहेव एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, इमोशंस को वाले का, बात के पीछे के मकसद के। अभी मैं जो बच्चों से बात कर रहा था यही समझाता था उनको कि टॉपिक पढ़ना तो आसान है, टॉपिक समझाना भी आसान है, लेकिन टॉपिक को कैसे आज की डेट में और इन फ्यूचर में कोरिलेट करके उस चीज़ को आपके ब्लड में उतार देना, और उस नॉलेज को आप आगे जाके कभी भी अप्लाई करेंगे तो सटीक बैठेगी, वो ज़रूरी है। तो वही उन बच्चों को काम आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी और मज़े में पढ़ें। मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपसे भी मैं यही कहूँगा कि स्टडी, जो पढ़ाई है, हाँ मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, जो पढ़ाई है, पढ़ाई को ना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ा जाता, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई को इंटरेस्ट से घंटों के लिए पढ़ा जाता है और फिर उसके बारे में सोचा जाता है, मनन किया जाता है, तब पढ़ाई मज़े में आपकी बॉडी में घुसती है और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर किसी भी चीज़ को समझने और समझाने और पूछने बताने में आसानी होती है। कोर्स का जो जंबल बनेगा
जो कम्युनिकेशन होगा सेंटेंस वाइज, वो इतना शार्प होगा आपका कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात को सुनना समझना पड़ेगा। नहीं भी सुनना चाहता होगा तो आपकी बात को कुछ सेकंड्स लेगा कि इस व्यक्ति ने क्या कहा। वो तभी पॉसिबल है जब आप टॉपिक को एज अ नॉलेज पर्सन से ना समझें, सामने वाले की बीमारी के हिसाब से समझें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप डॉक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, ऐसा सोच के चलें। और आप कैंसर इसलिए पढ़ रहे हैं कि सामने वाले का कैंसर आप ठीक करना चाहते हैं, सामने वाले के कैंसर इस कंडीशन को आप अंडरस्टूड करना चाहते हैं, डायग्नोस करना चाहते हैं। डायग्नोस करने के तरीके आपको पता होने चाहिए, ट्रीटमेंट के तरीके आपको पता होने चाहिए, और कैंसर के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपके पास। 11th क्लास में चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, विच इज़ अ 9 चैप्टर, एंड आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी शायद थर्ड यूनिट है। हाँ शायद थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है शायद। हाँ, सेल साइकिल और सेल और बायोमोलिक्यूल तीनों एक साथ है। 10 9 9 10 11 बायो मॉलिक्यूल में एक टेबल दिया गया है, आई थिंक 9.6 टेबल है वो, 9.6 या फिर 9.54 टेबल है। उस टेबल में एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्कावैलिन ए। अब यूं तो ये नाम है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ज़्यादातर टीचर्स का, ज़्यादातर ज्ञान देने वाले लोगों का यही कहना है कि भाई हर एक टिपिकल वर्ड को समझ के याद कर लीजिए, आप उसको अप्लाई करो, आप उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद चीज़ें याद नहीं होती, तो आपकी ब्लड के साथ उतर जाती हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वो खुद आपके ब्लड से बाहर निकलती हैं। बीमारी में भी ऐसी होता है कि जब आपकी बॉडी में बाहर से कोई एंटीबॉडी एंटर करती है, एंटीजन सॉरी एंटर करता है, तो आपकी बॉडी में बाहर से एंटीबॉडी भी एंटर करता है। मान लीजिए मुझे अगर डायग्नोस करना हो कैंसर, तो मैं एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर का यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो एंटीजन्स होते हैं वो डायग्नोस करने के काम में आते हैं। ये भी बात सही है, ना सोचेगी। एंटीजन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद आपकी बॉडी सबसे पहले एंटीबॉडी बनाने की, पहली बार में तो उसे मारती नहीं, बस समझती है वो क्या है, दूसरी बार में उसे मारने की। आपकी बॉडी भी तो आपको समझा रही है, जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं तो उसको मार नहीं पाओगे। यहाँ जीतने की बात। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, हमारे यहाँ भी है, दिल्ली में भी हेडक्वार्टर है। तो चाइना के थ्रू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सर्कुलेट किया जाता है। कहते हैं कि हेल्दी पर्सन वही है जो मेंटली, बिहेवियर और सोशल और फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। फिर एक बात बोली गई, सर डिजीज क्या है? फिर डिजीज क्या है? देखो डिजीज को भी समझो। डिजीज क्या है? डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज का मतलब होना चाहिए कि आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल। देखिए मैं याद नहीं करा रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ है, आप उसको अपने ब्लड में उतारिए। डिजीज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति, मैं अपने ऊपर भी नहीं लूंगा ये बात, ठीक है, मैं क्यों बीमार हूँ? मुझे पढ़ना है, कुछ करना लाइफ, और ज़्यादा कुछ करना है ना, लाइफ में तो कुछ करते रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप सब नॉर्मल हैं, एक्स नाम का व्यक्ति कोई नॉर्मल है, आप भी क्यों बीमार हो? उस व्यक्ति की नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल स्टेट में वो जी रहा है। अब उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पैदा हुए, ऐसे सिम्टम्स और ऐसे कुछ कैरेक्टर्स पैदा हुए जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हुआ, डिस्कंफर्ट में वो जोन में आ गया। हमने जब डायग्नोस करा तो पता चला वो बीमारी, याद हो गया। इसको मैं क्या बताऊं, इसे क्या बताना है? ये तो समझ की बात है। डिजीज क्या कहती है? मान लीजिए कोई नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए एक नॉर्मल कंडीशन में कोई ह्यूमन है, कि इज इस मैन और वुमन, मेल और फीमेल मैटर नहीं करती, नॉर्मल कंडीशन में कोई ह्यूमन है। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, उसकी बॉडी में शोज, उसकी बॉडी में कुछ शोज मतलब कुछ दिखा। क्या दिखा? कि कुछ सिम्टम्स दिखे, ठीक है, सिम्टम्स दिखे और कुछ कैरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स शो, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, है ना, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्टेबल हुआ। और डिस्कम्फर्ट होने के बाद जैसे ही हमने उसको डायग्नोस किया, डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद पता चला कि वो बीमारी, उस व्यक्ति को बीमारी हुई थी।
इसी के आधार पर देखा गया कि बीमारी दो तरीके की होती हैं, डिजीज दो तरीके से क्लासिफाइड हैं। डिजीज आप देखें, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके। डिजीज दो तरीके से, हाँ, दो तरीके से क्लासिफाइड। डिजीज दो तरीके से क्लासिफाइड। क्लासिफाइड कैसी? एक डिजीज वो होती है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। आपकी एनसीईआरटी बता रही है सारी चीजें। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, या फिर आप इसको कह सकते हैं जेनेटिकल, जेनेटिकल डिजीज। अब देखिए जेनेटिकल डिजीज को तो मैं क्या बताऊं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है ज़्यादा, ज़्यादातर आपको जो है सेकंड पार्ट बता रखा है। एक दूसरा क्या है, सेकंड आपको कहा गया एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड, जो आप अपनी बॉडी में खुद के कर्मों से पैदा कर लेते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। अब ये एक्वायर्ड डिजीज भी दो तरीके की होती हैं, पता होना चाहिए, आपकी बुक बता रही है। एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है कम्युनिकेबल, तो आप इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं या इन्फेक्शियस भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस कंडीशन भी कह सकते हैं। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल, ठीक है। अब हम अगर बात करें कम्युनिकेबल कौन होती है और नॉन कम्युनिकेबल कौन होती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो कम्युनिकेबल हैं ये वो हैं जो अलग अलग रीजन से होती हैं, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड किसी की वजह से फैलेंगी। और जो नॉन कम्युनिकेबल होंगी वो किसी के थ्रू नहीं फैलेंगी, वो अपने आप ही हो जाएंगी। जैसे अपने आप मतलब बॉडी के अंदर डायरेक्ट होती। जैसे हो सकता है कि बैक्टीरिया से होती हो डिजीज, बैक्टीरिया से फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज होगी। हो सकता है कि वायरस से हो रही हो तो वायरल डिजीज होगी। हो सकता है कि फंगस से हो रही हो तो फंगल डिजीज होगी। हो सकता है कि प्रोटोजोआ से हो रही हो तो जोआ से हो रही हो तो प्रोटोजोआन डिजीज। हो सकता है कि हेलमेंथिस से हो रही हो, है ना। हेलमेंथिस, हेलमेंथिस क्या बला है? हेलमेंथिस का मतलब होता है कि पैरासाइट बॉम्ब, पैरा पैरासाइटिक वर्म, जो कीड़े होते हैं ना, हीमाटोड, पढ़ा भी आपने ना। तो ये 5 तरीके हैं डिजीज होने के। जैसे मैं लिखूं इसमें, जैसे मैं लिखा टाइफाइड, मैं बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। टाइफाइड, और इससे होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया। और भी आ सकता है इसके अंदर, प्लेग आ सकता है ना, ये सब आ जाएगा। निमोनिया भी इसी में आ जाएगा, डिप्थीरिया भी इसी में आ जाएगा। वायरस में क्या आ जाएगा, जैसे कि बहुत बढ़िया है इसका एग्जांपल एड्स। एड्स के बारे में डिटेल दी गई है आपकी बुक में। फंगल डिजीज हो गया, प्रोटोजोआन डिजीज हो गया, ठीक, हेलमेंथिस डिजीज हो गया। तो प्रोटोजोआन में क्या आ जाएगा, जैसे कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होता है, अलग अलग तरीके के प्लाज्मोडियम हैं। अब अगर मैं बात करूंगा नॉन कम्युनिकेबल की, तो नॉन कम्युनिकेबल कैसी हो जाएगी? जैसे आप लिख सकते हैं कैंसर। मैं इतना सब जो बोल रहा था वो इसकी वजह से बोल, इतना जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो कैंसर पे न जाएं। और कैंसर का एक स्लॉट और है, अगर आप वो ना पढ़ें तो भी कैंसर पे ना जाएं। तो कैंसर तक जाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैंसर कौन सी बीमारी है। आपको जब यही नहीं पता कि कैंसर, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, आपको यही नहीं पता कि डिजीज होती क्या है, आपको जब यही नहीं पता कि डिजीज के टाइप्स कितने हैं, आपको जब यही नहीं पता कि डिजीज, कैंसर कौन से टाइप ऑफ डिजीज में आती है, अब आपको पता चला कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर आता है। एलर्जी भी इसी में आएगी, एलर्जी भी इसी में, एलर्जी भी इसी में, ड्रग भी इसी में आएंगे, ड्रग्स एंड एल्कोहल, एल्कोहल अब्यूज, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज भी आ जाएगा, वो सब इसी में आ जाएगा। हूबहू आपकी बुक छपी है और उसमें एक्स्ट्रा है, कम नहीं है, ठीक। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैंसर, क्या पढ़ा रहा हूँ? कैंसर। इस बात को समझ लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये बात प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कैंसर कहाँ है वो पता हो। बाकी जो बीमारी पढ़नी है वो कहाँ है पता हो, नहीं पता है तो बस पढ़ रहे हैं, बस कैंसर यही नहीं पता कि कैंसर कहाँ से आया है, कौन से टाइप ऑफ डिजीज से आया है, डिजीज होती क्या है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है, डायग्नोस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे इसको समझ लूँ मैं। तो मेरे पास टॉपिक आता है जी कैंसर। क्या टॉपिक आता है? कैंसर। अब मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। टॉपिक नेम इज कैंसर। चलो कैंसर पढ़ते हैं, समझिएगा। कैंसर बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है। कल वाला टॉपिक जो कल पढ़ाया था उसे थोड़ा पढ़ेंगे, और थोड़ा क्यों पढ़ाएंगे, सारा पढ़ेंगे, पढ़ाया तो सारा पढ़ेंगे, ठीक। देखिए कैंसर, पहले मेरी बात समझो, कैंसर है क्या?
कैंसर को बताने वाले एक साइंटिस्ट हैं, है ना। कैंसर का जो कॉज है, कैंसर का कॉज और जो मैंने कहा था इसके जो फैक्टर हैं, कैंसर का कॉज फैक्टर या इसके एजेंट जो हैं वो कौन है, वो कहा जाता है कार्सिनोजन। क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन। दिस इज कॉल्ड दी कार्सिनोजन। इसलिए इस बीमारी को कार्सिनोजेनिक कहा गया है। कार्सिनोजेनिक। और क्या? डिजीज। दूसरा, ये डिजीज किस में आएगी? कम्युनिकेबल के नॉन कम्युनिकेबल? ये आएगी एक्वायर्ड के नॉन कम्युनिकेबल में। ये आएगी एक्वायर्ड के नॉन कम्युनिकेबल में। तो आपको लिखना चाहिए तुरंत इस बात, है ना, क्योंकि क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया। क्या बोलूंगा इसे? ये आती है एक्वायर्ड। ये आएगी एक्वायर्ड की नॉन कम्युनिकेबल में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, ये सार है इस बात, समरी है। उसके बाद कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या हुआ? कार्सिनोजेनिक का मतलब हो कि कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा, और कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कार्बन भी क्या होगा? ज़्यादा। ये बात ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कार्बन ज़्यादा एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की गई है। तो एक तरीके से सोर्स पे डिपेंड करता है। अब आपने कहा कि सर इसके फैक्टर जो हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, तो कार्सिनोजेनिक क्या क्या हो सकता है? देखिए समझिए, अगर मैं बात करूंगा कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक तो तीन तरीके के कार्सिनोजेंस होते हैं। एक बायोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक, एक होता है आपके पास केमिकल, एक होता है केमिकल कार्सिनोजेनिक, और एक आपके पास होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल और कार्सिनोजेनिक। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है सर? बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? एक्चुअल में वो दो तरीके के वायरस के थ्रू ही आपकी बॉडी में फैल सकता है। जैसे एक का नाम है HPV, और एक का नाम होगा HBV। HPV और HBV दोनों लगभग एक ही जैसे नाम है, बस P और B करना है, P और B करना है, ठीक। HPV का मतलब ह्यूमन पैपिनोमा वायरस। दिस इज कॉल्ड दी ह्यूमन। जल्दी नहीं भागना है, जल्दी वाले तो गए। पैपिनोवा, पैपिनोमा, पैपिनोमा, नॉट नोवा, पैपिनोमा, ह्यूमन पैपिनोमा वायरस। ह्यूमन पैपिनोमा वायरस, ये बीमारी कौन सी है? इसे बोलते हैं वार्ट्स। वार्ट्स मतलब मैंने कल बताया था मस्से। इसको मैं लिखता क्यों हूँ? क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता। वार्ट्स। दूसरी कौन सी है? सेकंड मेरे पास है, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और बी और वायरस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक इसको ठीक करने के लिए साथ के साथ लिखो, चीजों को बढ़ाया करो। इसको अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, किसके ट्रीटमेंट की बात करें? हेपेटाइटिस बी की। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अभी चल रहा है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की वैक्सीन, थर्ड जनरेशन की वैक्सीन चल रही है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डायरेक्टली इसकी यूज की जा रही है। एक और मेथड होता है जो सेकेंड जनरेशन में, वो रिकॉम्बिनेंट मेथड होता है, उसका भी यूज की जा रहा है। ये चल रही है और इस पर काम चल रहा है। अगर ये हम पूरी तरीके से कर पाए तो हेपेटाइटिस बी का हम इलाज बड़े बेहतर तरीके से नहीं। अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट क्या कहता है? केमिकल क्या है? ये तो आसान है सर। केमिकल क्या है? केमिकल का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति स्मोक करता हो, जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता हो, है ना, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग लेता हो। ड्रग में अलग अलग आ सकते हैं ड्रग्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि मॉर्फिन आ गया, मॉर्फिन आ गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोडीन आ गया, जैसे मैं आपसे कहूं कि स्मैक आ गया, जैसे मैं आपसे कहूं कि हेरोइन आ गया, जैसे मैं आपको अफीम आ गया, है ना। ओपियम पोपी लिख सकते हैं, ओपियम पोपी, ओपियम पोपी, ओपियम पोपी, अफीम पोस्ता, इसे बोलते हैं अफीम, अफीम पोस्ता।
हिंदी में नाम होता है इसका अफीम पुस्ता, ओपियम पॉपी, ये एक फैमिली है। तो ये इसके ड्रग्स हो गए, क्लियर। या फिर नॉर्मली आप जानते हैं जिसको हम टोबैको कहते हैं, क्या बोलते हैं, टोबैको, इसमें आ गया। फिजिकल की बात करोगे तो क्या होगा, फिजिकल की बात करोगे, फिजिकल में क्या है, आप कह सकते हैं कि एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, ये तो मेन साल्ट हैं ही। और लिख सकते हैं आप आयनाइज्ड, आयोनाइज्ड रेडिएशन, और आप लिख सकते हैं नॉन आयोनाइज्ड, नॉन आयोनाइज्ड और रेडिएशन, आयोनाइज्ड रेडिएशन और नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन, ये कार्सिनोजेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस। ये जो आपने पढ़े ये कार्सिनोजेंस हैं, 1 और 3, ठीक, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है इचिकावा, एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है इचिकावा। ये जो कार्सिनोजेंस थे वो ये किसने बताए, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किसने किया, एक्सप्लेन्ड बाय इचिकावा, इचिकावा इन 1918, 1918, और ही इज अ साइंटिस्ट explained about the cancer, explained about the cancer, explained by इचिकावा। कार्सिनोजन 3 तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। अब उसके बाद, अब ये कैंसर 3 तरीके से हो सकता है, मतलब 3 जगहों पर हो सकता है। तो कैंसर कैन बी कॉज, है ना, कैंसर कैन बी कॉज एट 3 सेक्शंस, जैसे 3 जगहों पे हो सकता है। सेक्शंस क्या है, जैसे मैं बोलूँ इसको सार्कोमास, नहीं लिख रहे, पजल हो जाए। यहाँ लिख लेंगे, अपने पास है खूब, मैं अपने पास खूब है, खूब जगह। देखो, देखिए, मैंने कहा कि जो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो कैंसर है वो 3 जगहों पे हो सकता है। एक मैंने कहा सार्कोमास, या पहले आप बॉडी के सरफेस से आइए। एक हो सकता है हमारे पास कार्सिनोमास, कार्सिनोमास, ठीक है। कार्सिनोमास कहाँ होगा, आपकी लेयर पर, या तो होगा एपिडर्मिस पर, तो अपर लेयर है, और होगा एपिथेलियल पर, एपिथेलियल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, इस वाले ऊपर वाले स्किन को बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके अंदर वाली जो, ये अंदर वाली से जो सबसे पहली लेयर है तो एपिथेलियल कहते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखने को मिले, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, एपिथेलियल लेयर आपके ऊपर से लेकर और ज़्यादातर ऑर्गन्स के सरफेस पर रहती है। तो ऑर्गनल जो कैंसर होता है वो हमेशा कार्सिनोमास होता है, ध्यान रखिएगा, आप इसको लिख, ऑर्गनल, ऑर्गेनल कैंसर, ऑर्गेनल कैंसर का मतलब क्या हो गया जी, एपिथेलियल हो गया, ठीक, मतलब कार्सिनोमा। एक और, एक होता है हमारे पास सार्कोमास। सार्कोमास में क्या आ जाएगा, सार्कोमास में आ जाएगा आपके पास मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, ये भी ऑर्गन लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी ऑर्गन, मेनली तो ऑर्गन लेवल पर यही आएगा। और एक आपके पास होगा कोमास, ल्यूकोमास का मतलब क्या है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया क्या है, ब्लड कैंसर। ये क्या है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कहाँ होता है, WBC, इसलिए इसको कहा गया है, जैसे मीजोडर्मल, एपिथेलियल और एपिडर्मिस, तरीके से ल्यूकेमिया जो आपके वो बॉडी फ्लूइड में आएगा, बॉडी बॉडी फ्लूइड, तो ब्लड आ गया ना। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या, बढ़िया दिख रहा है, एकदम शानदार। तो यहाँ आपको 2 पेज आपको बहुत बेहतर समझ में आने चाहिए। एक कैंसर तक जाना है,
और एक तो कैंसर तक जाना है आपको, और दूसरा आपको कैंसर समझना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसरस? दोनों में डिफरेंस हम देखिएगा। जैसे मैं यहाँ कहूँ नॉर्मल सेल, यहाँ मैं नॉर्मल सेल कहूँ, फिर मैं लिखूंगा नॉर्मल, और यहाँ आ जाएगी कैंसर सेल। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि नॉर्मल सेल ही कैंसरस या कैंसर की सेल हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है इसमें, ये आपको समझना है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। सर ये क्या बता दिया आपने? कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट का मतलब क्या है? देखो ऐसे समझो, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एक कल्चर लिया, बीकर में आपने कल्चर लिया, ये कल्चर हो गया, ये आपने कल्चर लिया, ठीक। दिस इज अ कल्चर यू हैव। अब यहाँ से आपकी सेल्स बननी शुरू, जैसे ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक, ये नॉर्मल सेल्स हैं आप, ये सारी क्या हैं? नॉर्मल सेल्स हैं। सारी क्या है? नॉर्मल सेल्स हैं आप। सर नॉर्मल सेल्स हैं तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात है, मैं दिखाऊंगा। तब आपकी क्या है? नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये कल्चर हो गया। दिस इज दी कल्चर यू हैव। लिख दें, ये क्या है? कल्चर। कल्चर पैदा किया, नेचुरल कल्चर, और यहाँ आपके पास आ रही है नॉर्मल सेल। यहाँ क्या आ गई? नॉर्मल, और इधर भी क्या है? नॉर्मल सेल, नॉर्मल, दोनों साइड में क्या आ रही है? नॉर्मल सेल। अब एक टाइम ऐसा हुआ कि आपको इंजरी हुई, आपको इंजरी हुआ। अब इंजरी होगी तो मान लीजिए यहाँ पर आपको इंजरी हो गया, ठीक। इंजरी होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई। सेल्स कैसी हो गई? ये क्या हुई? इंजरी। ये आपको हो गई इंजरी, और इससे हो गई आपकी डैमेज सेल, डैमेज सेल्स। ऑब्वियसली जब इंजरी होगा तो सेल डैमेज होंगी, आपकी बॉडी के किसी हिस्से में मान के चल रहे हैं। अब जब हुआ तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेल्स डैमेज हुई हैं, ये सेल्स, अब देखिए साथ साथ में समझेंगे तो समझ में आएगा। ये जो सेल डैमेज हुई हैं, तो मान लीजिए इतना हिस्सा आपका डैमेज हो गया, यहाँ से तो ब्लीडिंग वगैरह होना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई। अब यहाँ से दोबारा आपकी जो सेल्स हैं, कौन सी? जो पहले वाली सेल्स थी, ये सेल्स दोबारा बनेगी। देखिए दोबारा बन रही है, दोबारा बनी, ये सेल्स आपके दोबारा बनेंगी। भाई रीग्रोथ तो आएगा ना सेल्स में, रीग्रोथ होगा। बहुत आराम से समझने की बात है ये, अगर समझ में आ गया एक बार में, अगर क्या ही जाएगा, एक ही बार में समझ में आने वाली बात है। तो आपने कहा कि इंजरी हुई और सेल डैमेज हुआ, सेल डैमेज होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? सेल का रीग्रोथ। री सेल का क्या हो गया जी? रीग्रोथ ऑफ सेल्स। यहाँ डैमेज सेल्स के बाद उसी जगह पर आपकी सेल दोबारा रीग्रोथ में, जैसे ही वो नेचुरल सेल्स के या नॉर्मल सेल्स के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जितना पोर्शन, जैसे मान लीजिए इतना हाथ किसी का कटा, यहाँ कहीं कट लगाया और इतना हाथ मान लीजिए कट लग गया, और इतने हाथ के कट लगने के बाद यहाँ से और यहाँ से तो आपका हाथ नॉर्मल है, लेकिन बीच वाले हिस्से पर तो मांस आपका कट गया। अब वो मांस जहाँ पर डैमेज हुआ है ना, जहाँ पर मसल्स आपकी डैमेज हुई हैं, उस डैमेज हिस्से में रीग्रोथ होंगी सेल्स का, है ना, माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से उस पोर्शन में आपकी रीग्रोथ ऑफ सेल्स जब होंगी तो इधर के और इधर के दो आपके कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं, उन्हें, उन पर इनहिबिशन हो जाएगी उसकी ग्रोथ। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जहां जहां नॉर्मल सेल्स आएंगी वहां वहां तक इंजुरी है, नॉर्मल सेल्स के किनारे तक क्या है? इंजुरी है। और जो हमारे पास इंजर्ड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं, वहीं पर आपकी नई सेल्स पैदा होंगी और बनेंगी सेल डिवीजन के दौरान, और धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाएंगी? जहां नेचुरल सेल्स का किनारा है। और जैसे ही नेचुरल सेल्स का किनारा पहुंचेगा तो वो घाव पूरी तरीके से भर जाएगा। जब घाव भर जाएगा तो पूरी जगह क्लीन हो जाएगी और उस पर एपिडर्मिस आ जाएगी, तो उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। यहाँ पर ग्रोथ क्या है? री ग्रोथ क्या है? ऑफ सेल्स लिमिटेड है, लिमिटेड। पहला लिमिटेड है और यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल। एक तो लिमिटेड है और यूनी डायरेक्शनल है,
और कांटेक्ट जैसी होता है नॉर्मल सेल्स का वहीं पर रुक जाती है, इसलिए कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट है। क्या मेरी बात यहाँ समझ में आई? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यही पोर्शन आपको इसमें दिखा दूँ, इसमें दिखा दूँ, इस वाले में दिखा दूँ, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा? देखिए टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आपको चीज़ समझ में आएगी बढ़िया। ठीक है, अब इसको हम जल्दी बना सकते हैं, क्या आपको समझ? अब आप कैंसर सेल समझ रहे हैं, अगेन वही कल्चर, ठीक, सेम सेल्स, ये सेल्स हो गई, ठीक, ये नॉर्मल सेल्स हो गई, नीचे कल्चर है, कैंसर सेल के बारे में समझ रहे हैं। अब दोबारा क्या हुआ, इसी पोर्शन पर अगेन इंजुरी हुई, इसी पोर्शन पर अगेन इंजुरी हुई, पोर्शन पर मान लीजिए इंजरी हो गई, अगेन इंजरी हो गया। इंजरी होने के बाद ये तो पूरा पोर्शन फिल हो जाएगा, यहाँ तो इंजरी हो गई है, ठीक, यहाँ कट लगा था तो इसलिए इंजरी हो गई। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी। अब होगा क्या, यहाँ पर रीग्रोथ होगा? हाँ सर, रीग्रोथ होना चाहिए, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ का रीग्रोथ देखिए, अब यहाँ का रीग्रोथ, रीग्रोथ देखा आप? और इसके रीग्रोथ में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? वैसे आपको देखने में समझ में आ गया होगा और मेरी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। ये क्या है? अगेन कल्चर। मैंने कहा हमेशा कि लिखने में लीजीनेस ना दिखाएं, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ, ये ना करें कभी, ठीक। देखिए, ये क्या हुआ, नॉर्मल सेल, नॉर्मल और सेल, ये भी क्या है, नॉर्मल सेल, और ये कल्चर हो गया। अब ये हिस्सा क्या हो गया, पिंक कलर दिख रहा था यहाँ पे, पिंक से लिखो, तरीके से था। ये क्या है, इसे हम बोलेंगे डैमेज, है ना? क्या थी यहाँ पर, डैमेज सेल्स थी यहाँ पर, डैमेज सेल्स थी। और ये क्या है आपकी, इंजुरी। मैं लेट करके चल रहा हूँ कि इंजुरी हुई, ठीक। अब ये सेल्स की ग्रोथ हो रही है, सेल्स की क्या हो रही है, मैं इसको पिंक कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखाई, हाँ, थोड़ा अलग दिख रहा होगा ना, बिल्कुल अलग, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या इसका कांटेक्ट यहाँ आकर ये रुका? नहीं रुका। क्या इसका कांटेक्ट यहाँ आकर ये रुका कि नहीं रुका? उल्टा इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ चली गई, चली गई, उल्टा इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ चली गई, चली गई। तो यही आपको दिखाना है कि नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आने के बाद ग्रोथ, क्या क्या हुआ यहाँ पर, रीग्रोथ हुआ, देख लेंगे आप, क्या हुआ यहाँ पर, रीग्रोथ हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है सेल का, रीग्रोथ, रीग्रोथ ऑफ सेल, सेल का क्या हो रहा है, रीग्रोथ। और ये रीग्रोथ कैसा है, कॉन्टिन्यूस, कैसा है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और कैसा है, अनडायरेक्शनल, अनडायरेक्शनल, किसी भी दिशा में भाग रहा है किसी भी दिशा में भाग रहा है और कॉन्टिन्यूस भाग रहा है। ये क्या है, इसमें क्या लिखा जाएगा कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है। भाई, नॉर्मल सेल के साथ जैसी रीग्रोथ वाली सेल्स टच हुई, तो टच होने के बाद क्या हुआ, वो बजाय यहाँ रुकने के बाद नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आने के बाद सीधे ऊपर की साइड निकल गई और एक ट्यूमर जैसी कोई चीज बना दी, उसको कैंसरस कंडीशन कह देते हैं। आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मेजर डिफरेंस आ गया, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है, इसमें एब्सेंट है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या, बेटा टाइम देंगे अपने यहाँ, तो इस चीज़ पे टाइम देंगे तो आगे क्वेश्चंस बड़े इजी समझा पाएंगे, देखो अपने को, और खुद तो खैर समझ ही रहे हैं आप, आपको तो टॉपिक है करके, ठीक बात समझ में आ गई? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गया। अब हम एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो कैंसर सेल्स होती हैं ये सारी कैसी हैं, ये सब क्या है, कैंसर सेल्स हैं। और ये सब कैसी हैं, ये सब के सब नॉर्मल सेल्स हैं, ये सब के सब नॉर्मल। रीग्रोथ हुआ, नॉर्मल सेल था, ठीक है, रुक गया, नॉर्मल सेल कॉन्टेक्ट में आने के बाद कॉन्टेक्ट नहीं किया तो प्रेजेंट है। इसमें ऐसा नहीं है उसने ट्यूमर जैसा कुछ, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चल रही है और अनडायरेक्शनल किसी भी दिशा में भाग रहे, ट्यूमर जैसे फोड़ा टाइप में बना दिया तो उसको ट्यूमर या फिर बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, उसे कैप्सुलेटेड कंडीशन या फिर उसको
कैंसरस कंडीशन कहते हैं, उसे मेलिग्नेंट भी कहते हैं, उसे मेटास्टेसिस भी कहते हैं, उसे न्यूप्लास्टिक भी कहते हैं, उसे न्यूप्लाज्म भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, वो मैं भी आपको बोलूंगा। इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, बढ़िया समझ। ठीक, आगे बढ़ा। अब देखिए, आगे बढ़ूं? हाँ सर, आ रहा होगा। एक पॉइंट ये हो गया, तो दूसरा पॉइंट अभी इसमें क्या है, इन्वेसिवनेस। नॉर्मल से है ना, इन्वेसिवनेस, इन्वेसिवनेस। नीट में क्वेश्चन आता है इन्वेसिवनेस। इन्वेसिवनेस इसमें प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? इन्वेसिवनेस का मतलब ही कि अंडायरेक्शनल ग्रोथ, तो इन्वेसिवनेस इसमें क्या है, एब्सेंट है। इसमें क्या है, एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है, अनडायरेक्शनल ग्रोथ को इन्वेसिवनेस कहते हैं। तो इसमें तो अनडायरेक्शनल ग्रोथ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इन्वेसिवनेस, इन्वेसिव और नेस, इन्वेसिवनेस क्या होगा जी, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें एक चीज प्रेजेंट है, एक चीज एब्सेंट, इसमें भी एक चीज प्रेजेंट है, एक चीज एब्सेंट। जो उसमें प्रेजेंट है इसमें एब्सेंट है, जो इसमें एब्सेंट है उसमें प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ। आगे समझिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि नॉर्मल सेल्स में जो टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज, टीलोमरेज क्या है सर, एक एंजाइम है। कहाँ होता है, ऑन टॉप ऑफ क्रोमोसोम, ऑन टॉप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और ये करता क्या है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करता है। कितनी बार, 50 टाइम, 50 टाइम। अगर नॉर्मल सेल है तो 50 टाइम डिवीजन करेगी और फिर हो जाएगी उसकी डेथ। कैसी डेथ होगी वो, नेचुरल। कैसी डेथ होगी सेल की, नेचुरल डेथ होगी। उस नेचुरल डेथ को ही हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ध्यान दें मेरी बात को, इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस, ऑल दी। तो इसमें एपोप्टोसिस प्रेजेंट है, नेचुरल डेथ हो रही है, तो इसका मतलब इसमें नेचुरल डेथ अगर प्रेजेंट है इसमें, तो इसमें एपोप्टोसिस प्रेजेंट। में ऐसा नहीं है, क्यों? बिकॉज इसमें जो ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, इस क्रोमोसोम के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये टेलोमरेज। और ये क्या होगी आपकी सेल। अब ये सेल लगातार डिवीजन कर रही है और अपने जैसी दो सेल्स इसने बनाई, और ये इसका माइटोसिस मेथड हो गया। तो ऐसा नॉर्मली हमारी सेल्स में होता है। इसकी ग्रोथ कैसी दिख रही है आपको, मोटिलिटी वाली ग्रोथ। मतलब ये कैसा है, मोटिलिटी में क्या है, मोटिलिटी है, मोटिलिटी इसमें प्रेजेंट है, मोटिलिटी प्रेजेंट है, मतलब इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, ग्रोथ लिमिटेड है। वो मैंने लिखा भी है, ग्रोथ कैसी है, लिमिटेड। की ग्रोथ क्या है इसकी, लिमिटेड। इसकी तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसके पॉइंट्स बदल जाएंगे। क्या, इसमें जो टीलोमरेज है, इसमें जो टीलोमरेज एंजाइम है, इसमें जो टीलोमरेज एंजाइम है, जो कहाँ होता है, क्रोमोसोम के टॉप पर। इसमें सेल डिवीजन कैसी होगी, इसमें सेल डिवीजन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। इसमें एपोप्टोसिस एब्सेंट है, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या है, एब्सेंट। अगर एपोप्टोसिस एब्सेंट हुआ, इसका मतलब डिवीजन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और सेल को कॉन्टिन्यूसली अपना डिवीजन करके अपनी काउंटिंग इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके लिए उसे न्यूट्रिशन भी चाहिएगा। इसलिए इसमें इसे इमॉर्टल कहा जाता है, इमॉर्टिलिटी, इमॉर्टिलिटी प्रेजेंट है इसमें, इसमें इमॉर्टिलिटी प्रेजेंट है, और उसमें मोर्टिलिटी प्रेजेंट है। मतलब उसकी लिमिटेड ग्रोथ है और इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड अनडायरेक्शनल ग्रोथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हम कैंसरस और नॉर्मल सेल्स के बीच में होने वाले डिवीजन का मेथड कहते हैं, समझ लीजिए। ऐसा कैंसर समझाऊंगा, गजब एकदम, हंसू। ठीक है, अब पानी पी लूं तक, आप देखो। चेक करनी हो, ठीक है, हाईलाइट कर रखी चीज़ें जो आपको याद रखनी। प्रोसेस ये आपको और ज़्यादा चीज़, और कॉन्टैक्ट इनिबिशन, एक दो, आगे समझ। बताओ, समझ में आया? कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है, कैसा समझ में आया था, कैसा। उसके बाद मैं अब ये कहूंगा कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डिफरेंस में आ कैसे जाती है। सर ठीक है कि नॉर्मल सेल ने
कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा नॉर्मल सेल में जिसकी वजह से वो ऐसी कंडीशन में आकर उसने कैंसर कॉज कर दिया हमारी सेल में, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए आपको नीड होती है न्यूट्रिशन की, और वो भी कॉन्टिन्यूस। वो ऐसे ही नहीं होने का, वो कैंसर सेल के अंदर कुछ होगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा था मैं टॉपिक ऐसा समझा दूंगा कि गजब, क्वेश्चन हिला के दिखा दे आपका कोई। और आज के बाद आप कैंसर इससे ज़्यादा पढ़ें तो मैं भी कि आपने भाई कैंसर पढ़ लिया, गजब, एकदम गजब लेवल पढ़। ठीक है, बढ़िया। 11वीं क्लास भी जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज भी जोड़ देंगे, मेडिकल भी जोड़ देंगे, सब बढ़िया समझ में। ठीक है, अपनी साइड से। अब आप देखिए कि नॉर्मल सेल, मैंने कहा कि नॉर्मल सेल आपको डिवीजन दे रही हो, जैसे आपको नॉर्मल सेल में डिवीजन चल रहा है, में क्या चल रहा है, डिवीजन। नॉर्मल सेल में क्या चल रहा है जी, डिवीजन चल रहा है। तो डिवीजन कैसे चले, कैसे चलता है? एक तरीका होता है जी, एक सेल को ना एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो काम करती है। कैसे, मान लीजिए एक सेल है ये, इसका न्यूक्लियस हो, और इस सेल के सामने रिसेप्टर्स लगे, क्या लगे होते हैं, और सेल के पास यहाँ पर होता है सिग्नलिंग। क्या होता है, सिग्नलिंग सेल। सेल को क्या देना पड़ता है, सिग्नल्स। किस फॉर्म में जाते हैं, आइंस की फॉर्म, फॉर्म में जाते हैं, आइंस की फॉर्म। ठीक है, आयन की फॉर्म में सेल के पास क्या आ गया, सिग्नल्स गए किसके पास, ये हो गया रिसेप्टर। क्या, ठीक है, ये हमारे पास होगी सेल, ये हमारे पास होगी सेल, और कैसी सेल है, नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल होगी। इस नॉर्मल सेल के पास जैसे रिसेप्टर की प्रोसेसिंग गई, मतलब सिग्नल गया, तो इसने क्या करा, अपना अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर दी। इसने क्या करा, ग्रोथ करिए। ठीक है, ग्रोथ को क्या करा, इंक्रीज। ग्रोथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसका साइज बढ़ गया। नॉर्मल सेल का क्या हुआ, साइज इंक्रीज। ये आपके पास क्या होगी, नॉर्मल सेल, और इस नॉर्मल सेल का क्या हुआ जी, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक, जैसे इसका इंक्रीज हुआ नॉर्मल सेल का साइज, ऐसे में इसने क्या करी, सेल का डिवीजन कर, का डिवीजन कर, का डिवीजन कर लिया, डिवीजन करके एक सेल ये हो गया, सेल ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे हम मेटाबोलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइजेशन। ग्रोथ जो हुई मेटाबोलाइजेशन की वजह से, मेटाबोलाइजिंग बाय मेटाबोलाइजिंग, बिना मेटाबोलाइजेशन के ऐसा काम नहीं हो सकता, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि किसी भी सेल को अगर डिवीजन करना है नॉर्मल सेल को, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। तो सिग्नल चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसके पास रिसेप्टर्स होने चाहिए, दो बात। और वो ग्रोथ अपनी इंक्रीज करेगी जैसे ही उसके पास मेटाबोलाइजेशन बढ़ेगा या दोगे। नॉर्मल सेल डिवीजन करेगी, नॉर्मल सेल क्या करेगी, पहले अपना साइज को इंक्रीज करेगी, और एट द एंड ऑफ उसने अपना क्या कर देना है, डिवीजन कर देना है। तो एक सेल से कितनी बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी, एक सेल से दो सेल बन जाएगा। बस में आ गया। अब मैं आपसे कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि कैंसर करने के लिए या कैंसर कंडीशन आने के लिए आपको दो तरीके की जीन की नीड पड़ती है। ठीक है, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन। हमें दो तरह की जीन चाहिए। मैं आपसे लिखूंगा, कैंसर, कैंसर जो है वो उसके लिए क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, डिफरेंट टाइप ऑफ, दो तरीके की जीन चाहिए। एक जीन का क्या नाम है, एक को बोलते हैं पैरा ऑनको, पैरा ऑनको और जीन, एक होता है पैरा ऑनको जीन, और एक आपके पास क्या होता है, एक होता है ट्यूमर, ट्यूमर सप्रेसिव, एक होता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन। तो पैरा ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसिव जीन में, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। पैरा ऑन्कोजीन का काम क्या है, मैं बताता हूँ। इसका काम क्या है, इसका काम होता है केवल इन्वॉल्वमेंट का। इसका काम होता है इन्वॉल्वमेंट का और फॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट और फॉर्मेशन। जनरली इसके दो काम होते हैं। ठीक, कैसा, एक काम होगा इसका कि सेल सिग्नल कंट्रोल करना, सेल सेल के जो सिग्नल्स होते हैं, सेल सिग्नल्स कंट्रोल करना एक। दूसरा, सेल ग्रोथ, सेल की जो ग्रोथ है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। और एक, सेल का जो मेटाबोलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म, सेल का मेटाबॉलिज्म, उसको भी क्या करना, कंट्रोल करना।
अगर ये चीजें तीनों, अगर ये तीनों प्रोसेस कंट्रोल में हैं तो नॉर्मल डिवीजन होगा नॉर्मल सेल्स का, नॉर्मल डिवीजन होगा नॉर्मल सेल्स का। और मैं कहूं कि मैंने इसको ज्यादा चीजें दे दी, मतलब मैंने इसको न्यूट्रिशन की लेवल ज्यादा दे दी, मैंने इसको ज्यादा न्यूट्रिशन दे दूं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैक्सिमम न्यूट्रिशन दे दूं, क्या दे दूं, मैक्सिमम और कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूअस क्या कर दूं, मैक्सिमम और कॉन्टिन्यूअस क्या दे दूं, न्यूट्रिशन। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐसी कंडीशन में ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, अनकंट्रोल। क्या हो जाएंगी, अनकंट्रोल। अब जैसी अनकंट्रोल होंगी तो ये तुरंत इसको एक्टिव कर देंगी। क्या कर देंगे, इसको एक्टिव कर देंगे। हालांकि वो भी नॉर्मल काम करता ही है, तो ये एक्टिव कैसे हो जाएगी, एक्टिव मैक्सिमम। एक्टिव मैक्सिमम मतलब एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्टिव हो जाएगा। कौन सा, ट्यूमर सप्रेसिव जीन। देखो कैसे काम करेगा, सारा खेल अब ट्यूमर सप्रेसिव का हो गया। ट्यूमर सप्रेसिव, ट्यूमर सप्रेसिव क्या जीन। अब क्या होगा, आपने क्या करा, पैरा ऑन्कोजीन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कैंसर की स्टडी भी देख लें। कैंसर की जो स्टडी होती है, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, इसके डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, पता होना चाहिए। मैंने कहा ट्यूमर सप्रेसिव जीन अब जो है वैसे नॉर्मली एक्टिव रहता है, बट इसमें खास बात होगी। देखिए ट्यूमर सप्रेसिव जीन का अगर आप फंक्शन देखें, अगर आप इसका फंक्शन देखें, कि फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट, इसको ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। सेल साइकिल चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट, फंक्शन हो गया इसका, क्या हो गया जी, इसका फंक्शन हो गया सेल साइकिल चेक पॉइंट। कैसे, जैसे मैं कहूँ सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है तो उसमें कितने, जनरली 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 4 फेज, 4 फेज होते हैं। कौन कौन से, देखिए ये सेल है, 4 फेज होंगे, वन फेज, एस फेज, फेज और एम फेज, ये 4 फेज होते हैं। मैंने कहा कि जो हमारे पास जीवन फेज है उसके यहाँ पर और एक यहाँ पर दो गार्ड बैठे हैं, उन गार्ड को ही कहा जा रहा है, उन गार्ड को कहा जा रहा है चेक पॉइंट। क्या कहा जा रहा है, चेक पॉइंट। और एक चेक पॉइंट यहाँ लगा, एनसीईआरटी बोलती है दिस चेक पॉइंट नेम इज P53, P53। तो P53 नाम का एक चेक पॉइंट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, देखिए ये आपके पास हो गया 53 और एक और आपके पास हो गया, दिस इज ऑल्सो द P53। दो चेक पॉइंट लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है उसे मैंने जीवन फेज कहा। उसे मैंने हो गया, बात नहीं, बहुत नज़दीक से लिखते हैं, दिखता होगा, हम से बोलते हैं जीवन, जीवन फेज। तो ये हो गया जी, जीवन फेज हो गया। तो इस जीवन फेज के स्टार्टिंग में एक यहाँ और एक यहाँ दो चेक पॉइंट्स लगे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। अब हुआ क्या, यहाँ जो मेरे पास क्या था, यहाँ मेरे पास था पैरा, अब देखिएगा ध्यान से, पैरा ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, पैरा ऑन्कोजीन क्या हुआ, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल। जब तक कंट्रोल है तब तक ठीक है, अनकंट्रोल हुआ और जिसकी वजह से उसकी 3 चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। आपने क्या करा, मेटाबॉलिज्म का तुरंत बढ़ गया और सेल के सिग्नल्स ही तुरंत इंक्रीज हो गए, और जो उसकी रीग्रोथ थी, जगह की या ग्रोथ थी, वो तुरंत बढ़ गई। मतलब तीनों क्या हो गए, अनकंट्रोल। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा दे दिया, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा दे दिया। न्यूट्रिशन में आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होगा, ठीक है, ये सब आपको ज़्यादा दे दें। तो ऐसी कंडीशन में तो न्यूट्रिशन ज़्यादा दे दिया तो ये तीनों क्या हो गए, अनकंट्रोल, ठीक है। अनकंट्रोल होते ही, अनकंट्रोल होती पैरा उनको जीन ने यहाँ पर अटैक किया, कहाँ, ट्यूमर सप्रेसिव जीन पर। ट्यूमर सप्रेसिव जीन का फंक्शन स्टार्ट था, नॉर्मली क्या चल रहा था, चेक पॉइंट नॉर्मली काम करता है वो चेक पॉइंट पर। वो क्या करता है कि एक चेक पॉइंट बैठा रहता है यहाँ पर P53 और एक यहाँ P53 जीवन फेस के ऊपर। तो जीवन फेस पे जैसे ही बैठेगा P53 यहाँ और एक P53 यहाँ पर, इस फेज को कंप्लीट करने, जब तक ये फेज कंप्लीटली नॉर्मल नेचुरल तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तो ये गार्ड
इसको यहाँ पर भेजेगा और फिर यहाँ से आगे आगे भेजेगा। अगर ये इन नेचुरल तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा नॉर्मल सेल में, तो ये आगे नहीं भेजने वाला चेक पॉइंट। लेकिन ये जो ट्यूमर सप्रेसिव जीन है, जैसे ही इसको ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं और पैराऑनकोजीन अनकंट्रोल हो जाता है, तो ट्यूमर सप्रेसिव जीन भी इसको फेकनेस दिखानी शुरू करता है। फेकनेस मतलब करेगा कैसे, जैसे पासपोर्ट जाली बनवा लेते हैं, लेकिन लोग और पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट ना बनवा कर जाली बनवा लिया, और जाली से भी ट्रैवल कर गया, कंट्री टू कंट्री आपने ट्रैवल कर लिया, लेकिन जाली पासपोर्ट से, तो काम तो आपके सारे बन गए, लेकिन जाली तरीके से। ठीक उसी तरीके से जो ट्यूमर सप्रेसिव जीन है, पैराऑनको जीन के इंक्रीज होने की वजह से फेक काम करना शुरू कर देता है, और यहाँ से P53 से एक पॉइंट से P53 दूसरे चेक पॉइंट पर गिवन फेस को कंप्लीट कर जाता है। लेकिन कैसे? फेकनेस से। कैसे? फेक, ओरिजिनल नहीं है, फेकनेस। अब ये फेकनेस आई कैसे? ये फेकनेस आई आपके ज्यादा न्यूट्रिशन देने से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, जिसकी वजह से सेल का सिग्नल बढ़ गया और सेल का ग्रोथ बढ़ गई, और एट द एंड ऑफ हमें पता चला कि सेल का डिवीजन तेजी से हो रहा है। सेल का डिवीजन क्या हो रहा है? हाईली स्पीड है इसकी। हाईली क्या होगी? हाईली फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे लिख लेंगे, हाईली फ्रीक्वेंसी। हाईली फ्रीक्वेंसी से उसकी डिवीजन हो रहा है, किसका? सेल का। तो ऐसी कंडीशन में सेल साइकिल एक चेक पॉइंट नहीं होता, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं। एक चेक पॉइंट यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, इस तरीके से चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। इन चेक पॉइंट्स को पार करने के बाद एक सेल साइकिल पूरा होता है, और एक सेल साइकिल अगर फेकनेस से पूरा हो गया तो आगे की सेल्स का भी फेकनेस बढ़ती चली जाएगी। गौर कीजिए अपने इस वाले पॉइंट पर। यहाँ आपने देखा था कि एक सेल बन रही है, उसके बाद बनती चली गई, तो मतलब कि फेकनेस के थ्रू ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली की जा रही है। तो कैसी ग्रोथ होगी? अनडायरेक्शनल और कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब अपटोसिस अब होगा नहीं, इसलिए वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब मरेगी नहीं, अब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि पैराऑनकोजीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन को एक्टिव करने के लिए फेकनेस में। हालांकि दोनों नेचुरल काम करती हैं, जब नॉर्मल सेल्स में डिवीजन होना होता है यहीं से दो जीन काम करते हैं। बट अगर ये फेकनेस में आ गए और इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला, कंडीशन में कैंसर करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैंसर का मतलब होता है अनकाउंटिंग या अनकाउंटेड सेल इन कॉन्टिन्यूसली, दिस इज कैंसर। वो कहीं भी हो सकता है। ठीक, क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ। अब मैं आपको कैंसर की कंडीशन करके बताऊंगा कैसे कैंसर हो रहा है, ठीक, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। सर मैं फ़ोन ही नहीं पहन, आई नहीं आई, मेरा टॉपिक कम। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो आपने क्या देखा? आगे बढ़े तो आपने देखा कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझो, यहाँ पर क्या है? यहाँ आपके पास आ गया नॉर्मल सेल है एक। क्या है ये आपके पास? नॉर्मल सेल। ये आपके पास होगी नॉर्मल सेल। टॉपिक पूरा समझेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल पे कोई भी कार्सिनोजेन आकर अटैक कर सकता है। कोई भी कार्सिनोजेन हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हो सकता है, कि वो फिजिकल हो सकता है, कि वो केमिकल हो, है ना। कोई भी हो सकता है, उसमें कोई शर्त तो है नहीं। ऐसा होने पर ये जो नॉर्मल सेल हैं, वो क्या करना शुरू कर देती हैं? वो एक्टिव कर देती हैं। ये क्या कर देंगी? एक्टिव कर देंगी। एक्टिव, एक्टिव क्या? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या? पैरा ऑनकोजीन। क्या कर देंगी? पैरा ऑनको, अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको, पैरा ऑनकोजीन टू, पैरा ऑनकोजीन टू ट्यूमर सप्रेसिव, ट्यूमर सप्रेसिव जीन। तो पैरा ऑनकोजीन से ट्यूमर सप्रेसिव जीन की तरफ इंफॉर्मेशन पास हो जाती है, इसलिए कैंसर होने, ये मुझे समझ में, ठीक। तो आगे बढ़ाओ, तो हमें समझ में आ गया है ना कैसे लोगे। अब देखें, अब होगा क्या, मैं बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस लगभग एंडिंग पे चल। ये हमारी स्किन हो गई, ये हमारी स्किन हो, ध्यान देते रहें बात पर। हमारी क्या हो? स्किन हो गई, ठीक। एपिडर्मिस, एपिथेलियल कह दें, आप मेनली एपिथेलियल कहेंगे तो ज़्यादा। और इसी के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर, इस तरीके के ठीक ऊपर नॉर्मल सेल्स हैं, और नॉर्मल सेल्स हमको दिखी, और नॉर्मल सेल्स में ग्रोथ है अनकंट्रोल होने, मैंने जैसे बताया था अभी, नॉर्मल सेल्स में अनकंट्रोल,
सेल का, हाँ सर ये तो हमको समझ, तो आपने बढ़िया समझा दिया, तो फिर उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। नॉर्मल सेल्स हैं और ये इसकी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होनी, ठीक, ये हो गया, ग्रोथ हुआ, ठीक, ऐसा करके यहाँ से ये ग्रोथ पर चली, ये वाली ग्रोथ, और ये देखें इस तरीके से उसने ऐसी जा रही, ऐसी जा रही, ठीक, ये हमारे को क्या दिख रहा है, नॉर्मल सेल का, हमारी नॉर्मल, ठीक। अब देखो, बहुत बढ़िया, स्किन है, और ये क्या है, नॉर्मल सेल, क्या है, नॉर्मल। अब आपको पता ही चल रहा होगा कि कैंसर वाला कुछ कंडीशन बन रही है, ये भी क्या है, नॉर्मल। ये क्या बन गया, इसके अंदर कैसी सेल्स बन रही होंगी अब, क्योंकि कैंसर बन गया ना, तो ट्यूमर जैसी कंडीशन आ गई, जो पहला था, जो मैंने अभी बताया था आपको कि इन्वेसिवनेस वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, सेम यही प्रोसेस आ गया। तो ये अंदर कौन सी सेल होंगी इसमें, नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक सेल्स कही जाती। इन नियोप्लास्टिक सेल्स के कलेक्शन को, ये कलेक्शन को हम कहते हैं नियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म के, इट इज कॉल्ड दी नियोप्लाज्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो ट्यूमर टाइप बना है उसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, या तो कह दो कैप्सूल, कैप्स कैप्सूलेटेड, या तो इसको कह दो कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर हो गई। जैसे आप कह देंगे बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, या इसे कह देंगे बिनाइन ट्यूमर, कैसे कह देंगे, बिनाइन ट्यूमर या कैप्सुलेटेड कह देंगे, या आप इसे आप ट्यूमर कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसी होंगी, न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगी, कलेक्शन को न्यूप्लाज्म कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ ये कैंसर का स्टेज आना शुरू हो गया। अब इसको ना ग्रोथ अपनी और बढ़ानी है, इसको अपनी ग्रोथ थोड़ी सी और बढ़ानी है, ये अपनी और ग्रोथ बढ़ाना चाह रहा है इस तरीके से। ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, यहाँ जो ये सेल्स हैं, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, ये जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, ये न्यूप्लास्टिक सेल्स क्या करेंगी, एक फैक्टर को रिलीज करेंगी, फैक्टर, फैक्टर को रिलीज करती हैं, एक फैक्टर को रिलीज करा, उस फैक्टर का नाम क्या है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे बोलते हैं ट्यूमर एंजियो जेनेसिस, जेनेसिस फैक्टर, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में, कौन सा फैक्टर होता है, आ जाता है उसको हम ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर, न्यूप्लास्टिक सेल्स रिलीज करते हैं, देखिएगा न्यूप्लास्टिक सेल रिलीज कर रही है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या, इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना। अच्छा, न्यूट्रिशन इंक्रीज कर देगा, जैसे कि O2 को इंक्रीज कर देगा, जैसे कि हाँ O2 इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, इससे क्या होगा, सेल का डिवीजन धीमा पड़ेगा कि तेज होगा, सेल का डिवीजन और तेज हो जाएगा, और मोर मोर ब्लड वेसल बननी शुरू हो जाए, मोर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, और ज़्यादा ब्लड वेसल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से और न्यूट्रिशन और तेजी से सेल का डिवीजन होना, ठीक। ये कैसे देखा जाएगा, यहाँ पर और ज़्यादा वेन्स बननी शुरू, वेन्स बनी की वजह से यहाँ पर ग्रोथ और तेजी से, जल्दी मोटा लिख, ब्लड, और इन्हीं ब्लड वेसल न्यूट्रिशन इंक्रीज, ऑक्सीजन इंक्रीज, सेल डिवीजन तेज हो रहा है, और इसका साइज इंक्रीज, कैप्सुलेटेड ब्रेन ट्यूमर का इंक्रीज हो गया, क्या क्या इंक्रीज हो गया जी, का साइज इंक्रीज, नहीं मुझे चाय चाहिए, पानी हाथ दे, इतनी बात समझ में आ गई, ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज में आप चले गए, तो ट्यूमर आ गया। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा फट जाए, तो ये हिस्सा फट गया पूरी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए इस हिस्से को हम यहाँ से क्रैक कर दें और ये फटा, तो आप कहेंगे कि कैंसर जो है ट्यूमर फट गया, सुना भी होगा ना कि ट्यूमर फटना, होगा आपने ट्यूमर फटना,
अब ये बाहर निकली, कौन? क्या ये न्यू प्लास्टिक है? नहीं, ये सेल्स न्यू प्लास्टिक्स, ये सेल न्यू प्लास्टिक सेल्स नहीं। स्प्रेड इन, स्प्रेड इन, स्प्रेड इन, समझिएगा। अब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर आपका न्यू प्लास्टिक सेल्स न्यू प्लाज्म था, ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, देखिए कहूँगा जो न्यू प्लास्टिक, प्लास्टिक सेल्स कन्वर्ट इनटू इनटू एलिग्नेंट सेल, एलिग्नेंट, एलिग्नेंट, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस को बोला गया मेलिग्नेंसी। मेलिग, आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टर्म मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी का मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक सेल वो मेलिग्नेंट सेल्स। बात क्लियर हो गया क्या आप लोग को? ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं जो ये आपको दिख रही होंगी, कौन सी, जो आपको दिख रही हैं कौन सी, मेलिग्नेंट सेल्स दिख रही हैं। अब ये सेल, ये क्या है, ये हार्ट की वेन है, हार्ट, इनटू द डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शन ऑफ हार्ट। तो ये क्या होगी, वेन होगी, ये हार्ट की तरफ जो ब्लड वेसल जाती है उसे वेन क्या करेगी, वेन कैरी करेगी। अब कैरी, इन कैरी क्या, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, और हार्ट क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, हार्ट थ्रू कर देगा, थ्रू कर देगा क्या, इन पूरी बॉडी में, इन होल, और उससे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाए, मतलब कैंसर फट गया, स्प्रेड इन पूरी बॉडी में, स्प्रेड इन होल बॉडी, क्या, मेलिग्नेंट सेल। ठीक, ठीक, ये क्या बोलते हैं, मेटास्टेस। क्या, ये है आपके पास मेटास्टेस। ठीक, इस वाले कंडीशन मेटास्टेसिस हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं एकदम काबिल तारीफ, इसको अभी नहीं दूंगा, आप ही देंगे, तो मतलब मैं इस पर रिकॉल कराऊंगा। क्लियर हुई मेरी बात? कैंसर खत्म, कैंसर का टॉपिक पूरा खत्म। देखिए, ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया से समझ। ये देखिए आप, आराम से देखो, मैं बढ़िया इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया चीज़, ज़्यादा चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। कैंसर टू डिफरेंट टाइप तरीके की चीज़, उनको जीना, इतना तो काम ही नहीं होगा, उनको जीना पड़ेगा। डिवीजन गलत तरीके, सारा खेल इस वाले प्रोसेस, सारा खेल, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में, आप ले लें और इस बात को समझ। डाउट होता तो कमेंट पे, डाउट नहीं दे, कैसा आपको टॉपिक हम, कैंसर खत्म, तो आपको पता चल गया ना कि कैंसर कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी डिजीज। अब हम लेके चलेंगे कैंसर के ट्रीट, अब सब आसान आसान चीज़।
थक गए खड़े। अब लेके तो समझिए। अब हमारे पास आ गया कैंसर के डिटेक्शन एंड द डायग्नोस। तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? आसान तक, बहुत आसान। देखिए, कैंसर को अगर आपको डायग्नोस करना है तो थोड़ा सा वहाँ से ना हिस्सा निकाल लीजिए, मतलब टिश्यू निकाल, बायोप्सी के, या फिर आप इसे कह सकते हैं टिश्यू। आप सबसे पहले क्या करें, जहाँ कैंसर है व्यक्ति को, वो बायोप्सी कर दें, और लॉजिकल तो पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी मतलब समझते हैं ना, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस करने के लिए वो लैब होती है। अलग अलग तरीके के डिजीज के कॉज को पकड़ा जाता है कि क्यों हुई है। सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए पैथोलॉजी ही भेज, लॉजिकल पर स्टडी होती है बायोप्सी मेथड में काउंट। ठीक, तो जैसे मान लीजिए इस जगह व्यक्ति को कैंसर है, तो यहाँ से उसका थोड़ा सा बायोप्सी कर लिया टिश्यू, क्या है रेडियोग्राफी, तो आसान है। कैंसर सेल को पकड़ने के लिए रेडियोग्राफी इज अ गुड एग्जांपल और दी बेसिकली द डिटेक्शन मेथड। हम करते हैं एक्सरे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ होगी, एक होता है सीटी मतलब कंप्यूटेड या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये तो सीटी है, पूरा मशीनरी मेथड है। ये मशीनरी मेथड, इसमें मैग्नेटिक इन्फेक्शन मेथड काम करता है। एक होता है एमआरआई, सबको पता है, ब्रेन का एमआरआई होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब ब्रेन की आपको इमेज निकल के आती है। कोमा में भी जाते हैं तो भी इसकी ब्रेन की इमेज निकल के आती है। तो ब्रेन के देखो ना, एक आपको बहुत बड़ा पिक्चर होगा, आप वो देखते होंगे शायद, हाँ हो, एमआरआई है वो ऐसे कलर की निकल के आती है। कहीं कहीं पे चार भी होते हैं। ब्रेन की कुछ एमआरआई के यहाँ कुछ आपको दिख प्रॉब्लम दिख, कैंसर डिटेक्ट कैसे कर। अब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको नीट में पूछ लिया, नीट में पूछा गया सवाल है। ये तो सबको पता होते हैं, रेडियोग्राफी, हाँ, एक्सरे, बायोप्सी, सीटी कंप्यूटेड ग्राफी है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन्स जो होते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यू डिटेक्शन ऑफ कैंसर, प्रोटीन कैंसर। तो इसे एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर कहते हैं। आप एंटीजन अंदर बॉडी में डालेंगे जिससे डिटेक्शन हो जाए स्पेसिफिक टाइप या स्पेशल टाइप ऑफ या सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। आसान है। एक होता है आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी प्रोसेस, एक टेक्निक होती है मॉलिकुलर बायोलॉजी, मतलब हम कुछ केमिकल का भी यूज़ करते हैं, केमिकल के जैसे डायग्नोस करने के ट्रीटमेंट में भी आ जाता है, जैसे कौन का वैलिन, कौन का वैलिन नहीं, कुरकुमिन, एक नाम होता है कुरकुमिन, शायद इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये तो हो गया ना क्लियर। मॉलिकुलर बायोलॉजी यूज कर सकते हैं, कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन इन द इंडिविजुअल विद द इनहेरिटेड सस्पेक्टिबिलिटी टू द सर्टेन कैंसर। कैंसर को पकड़ने के लिए हम मॉलिकुलर बायोलॉजी का भी यूज करते हैं, अब केमिकल का नीचे लिखा भी है। तरह की कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर क्या, देखिए कॉमनली सर्जरी तो होती है, सर्जरी वैसे आखिरी पोर्शन माना जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी भी होती है। तो कीमोथेरेपी में अब सुना होगा ना, कीमोथेरेपी तो व्यक्तियों के पहले सर के बाल उड़ाए जाते हैं और बॉडी जलती है। इसमें रेडियोथेरेपी में भी क्या होता है, बॉडी जलती है। सर्जरी तो खैर कटिंग पोर्शन है, लेकिन रेडियोग्राफी और आपका जो कीमोथेरेपी है, इन दोनों के अंदर बॉडी हीट करती है और बॉडी के सबसे पहले बाल चले जाएंगे, एज पे कम होती है और ब्लैक पड़नी शुरू हो जाती है। इसमें आपकी गामा रे और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसमें, एनीमिया और हेयर्स। मतलब एनीमिया भी हो सकता है, जैसे क्योंकि आपकी सेल्स को जलाया जा रहा है, सेल्स को पूरी तरीके से बर्न किया जा रहा है, किसके थ्रू, या तो रेडियोथेरेपी के थ्रू या फिर कीमो। सेल्स जलती हैं तो उस कंडीशन में एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी हो सकती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कम हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकती है। और हेयर फॉल तो हो गई, क्योंकि ब्लड तेजी से नीचे जाएगा तो हेयर फॉल होगा। क्योंकि कीमोथेरेपी, इसमें देखिए दो लिखे हुए हैं, एक तो विनब्लास्टिन, एक लिखा विनब्लास्टिन और एक लिखा आपका विन क्रिस्टिन। तो मैं इसको अलग से बताऊंगा। एक आपके कीमोथेरेपी के अंदर से हम डिटेक्शन बोलते हैं, मतलब कैंसर को डिटेक्ट कर लीजिए और उसको एंटी एंटी कैंसर डोट है, एंटी एंटी कैंसर, एंटी कैंसर डोट में क्या आ गया, कुरकुमिन, कुमिन, विनब्लास्टिन और विन
विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन और विनक्रिस्टिन, ये हमारे पास 3 जो है एंटी कैंसर हो गए। याद रखिएगा कुर्कुमिन और विनब्लास्टिन इंपॉर्टेंट है। विनक्रिस्टिन मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, आपको पता तो होना। एक होता है इम्यूनोथेरेपी, ये तो आसान है, आपको पढ़ा रखा है मैंने। साइटोकाइनिन में स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि अल्फा इंटरॉन्स एंड इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटरफेरॉन्स के को डिटेक्ट कर लिया। क्या करता है, इंड्यूस फॉर द इंक्रीज इन द बूस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो हमारी इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेंगे, इम्यून सिस्टम को बढ़ जाएगा, तो आसान है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था हेल्थ के बारे में। WHO कहता है कि आप फिजिकल, मेंटल और वेलबींग होने चाहिए और बिहेव के साथ। डिजीज क्या है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट caused discomfort and affect that working of organ and system characterized by some sign and symptoms। मेरी भाषा आसान थी, इंग्लिश लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन मेरी बात ज़्यादा बेहतर, आपको क्वेश्चन क्या लग जाएगा। ये मतलब वही है कि किसी कोई नॉर्मल स्टेट में है किसी की बॉडी, और आप उसमें क्या कुछ कंफर्टनेस देख रहे हैं क्योंकि कुछ सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स जा रहे हैं, तो उसी हम डायग्नोस करके डिजीज़ के यहाँ से क्यों शुरू हो, इस वाले मैंने यहाँ पढ़ाया कि डिजीज़, WHO केस में वही पढ़ना है, हेल्थ क्या है, आप डिजीज़ दो, कॉन्जनाइट और एक्वायर्ड। कॉन्जनाइट एक्वायर्ड के बारे में बताया गया, तो कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल बैक्टीरियल, और आपके पास और ड्रग, ये सब हमें पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है, ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं, ठीक, मतलब आपकी एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक, बस कॉन्जनाइटली हमारे पास डायबिटिक। तो आपको जो बताया गया ना, डिजीज़ जो स्टार्ट होगी वो डिजीज़ आपको एक्वायर्ड पढ़ रहे हैं आप। चलिए, आसान ही है। बढ़िया आसान, ठीक, देखो मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि हम एक्वायर्ड के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको हम हम एक्वायर्ड के अंदर एक्वायर्ड के अंदर एक्वायर्ड डिजीज़ के अंदर हैं कैसा, एक मैंने कहा कम्युनिकेबल, मैंने कहा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल के अंदर आपके पास एलर्जी आ सकता है, ड्रग और अल्कोहल हैं, इन तीनों के बारे में बहुत बेहतर पढ़ना है। कैंसर मैंने पढ़ा लिया, एड्स अभी बाकी है, और ड्रग अब्यूज़ बाकी है। ड्रग्स मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो एविडेंस उठा जानवर भी खुश हो जाए। कम्युनिकेबल क्या है, बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, फंगल होती हैं, और मान होती हैं, और आपकी हेलमेंथ। एड्स जो है कैसा है, वायरल डिजीज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले आ गया आपके पास बैक्टीरियल डिजीज। अब देखिए एक सेकेंड ना, साइज रिंग कहाँ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे जी, देखिए एक आपसे कहा गया है बैक्टीरियल डिजीज, क्या कहा गया है, बैक्टीरियल, तेजी से आ जाए बात पर। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती हैं, और इसके ये पैथोजन क्या है, मतलब किसकी वजह से, कौन सा बैक्टीरिया जिससे सिम्टम, और उसके पैथोजेनिसिटी क्या है, मतलब क्या सिम्टम होंगे, और पैथोजेनिसिटी मतलब पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आपको बॉडी में इम्पैक्ट क्या हो रहा होगा। तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ दिमाग में सेट कर लीजिए। तो मैं कहूँगा उतना, उससे ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा सफिशिएंट।
आपसे कहा गया बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा? देखिए, एक मैंने कहा बैक्टीरियल डिजीज, कहा बैक्टीरिया, शॉर्ट कर रहा हूँ इस चीज को, बल्कि पढ़ाऊंगा पूरा। बैक्टीरियल डिजीज में क्या है? सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, इसको टीपी डीपी से याद कर सकते हैं। टीपी डीपी, टीपी डीपी का मतलब क्या है? टी और पी और डी और पी, मतलब आपके पास आ जाएगा टाइफाइड, आपके पास आ जाएगा टाइफाइड, और पी मतलब आपके पास आ जाएगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, और डी मतलब डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, और पी मतलब आपके पास आ जाएगा प्लेग। ठीक, तो आप चारों को ऐसे याद रख सकते हैं क्या? टीपीडीपी मतलब टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और प्लेग। टीपीडीपी का जरूरत नहीं है, मेरे को भी नहीं ऐसे याद होता है, तो सीधे चीज़ों को याद रख पाता हूँ कि तो मुझे नहीं आता, हमें सिखाता बस चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉज, इसका मेन बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोटाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला, शॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ें, साल्मोनेला, बस इतना, टाइफिम्यूरियम। के बाद आपके पास आ जाएगा निमोनिया, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपको याद होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस याद है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, या आप कह सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऐसे भी बोल सकते हैं, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लू हीमोफिलस इन्फ्लू, तो ये इसके बैक्टीरिया हो गए। और एक आपके पास डिप्थीरिया, ये तो आपके कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थरी कॉर्नी बैक्टीरियम, सीधे बस इतना याद रखो, कॉर्नी, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी और बैक्टीरियम। नेक्स्ट वन यू हैव दी प्लेग, प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी ध्यान रखिएगा, हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ऑल दी ब्लैक डेथ, ऑल, ये ब्लैक डेथ भी होती है, ठीक। और इसमें क्या होगा? जर्सीनिया पेस्टिस, जर्सीनिया पेस्टिस, पता चाणक्य ने बताई थी बीमारी सबसे, जर्सीनिया, जर्सीनिया और जर्सीनिया पेस्टिस, जर्सीनिया पेस्टिस। आगे क्या लिखा है? इसको हम पैरासाइट ऑफ द रेड फ्लीट एंड डिनो, डिनोप्साइला, और भी बोल सकते हैं डिनोप्साइला, इतना लिख दूंगा उतना बहुत, जिनोप्साइला, आपके पास जो पिस, अगर आप इतना याद कर पा रहे हैं पहले, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको इतना तो आपको याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, लिखना चाहो तो लिख लो, टाइफी, टाइफी, टाइफीम्यूरियम, टाइफी लिखा है बस इसमें, आप टाइफीम्यूरियम, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, निमोनिया को तो आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया का आपके पास कॉर्नी बैक्टीरियम है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम है तो सेम सा नाम है, और डिप्थीरिया डिप्थीरिया, और प्लेग को बोलते हैं ब्लैक डेथ, और इसमें जेरसेनिया, ऐसे याद रखें, जेरसेनिया पेस्टिस, ज़्यादातर जो पूछ जेरसेनिया पेस्टिस ही। अब देखिए सिम्टम आपको याद रखना पड़ेगा सर, मैं आपको समझाता चलता हूँ, वो तो आपको याद हो गया। एक कहानी बता दूं प्लेग की, प्लेग में जो चाणक्य नाम का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी सामने वाली सेना को मारने के लिए चूहों को उनके खाने में डालना शुरू, उन्हें जब उनके खाने में डालने शुरू करे, प्लेग हो गया। ये लिखा है ना इसमें, देखिए, पैरासाइट ऑफ द रेट, रेड पैरासाइट से बनता है ये, किससे? रेड पैरासाइट, रेड पैरासाइट में रेड पैरासाइट, ठीक है। तो वहाँ होता है, उसकी जो लार होती है, ये कौन? प्लेग, जिसको काला, काली मौत कहते हैं, प्लेग। अब समझिए, टाइफीम्यूरियम जो है आपके पास, सेलमोनेला टाइफीम्यूरियम जो टाइफाइड है, जो बैक्टीरियल डिजीज है, उसमें क्या क्या होता है? तीन बातों को ध्यान रखना है मेनली। एक, सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ हिस्टोलाइटिका, एन एमीबा हिस्टोलाइटिका एक डिजीज है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। कहाँ होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रही है आपको? टाइफाइड हो रहा है, सुना होगा ना, टाइफाइड तो बड़ा कॉमन डिजीज है। और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका मेन रीजन क्या है? कंटामिनेटेड फूड वाटर, तो आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाते हैं, उसी की वजह से टाइफाइड होता है ना, गंदा खाना खा लिया और गंदा पानी पी लिया, इस वजह से। इसलिए किसी का झूठा खाना और झूठा पानी नहीं पीना चाहिए, इट्स नॉट गुड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्या होगा? व्यक्ति को हाई फीवर होता है, लगभग 39 से 40 डिग्री तक चला जाएगा। वैसे नॉर्मल कितना होता है? 36.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 104.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना रहता है। और के बाद क्या है? ये सब नहीं पकड़ेंगे आप, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, ये सब नहीं पकड़ना है। इसमें क्या है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन फॉर्मेशन डेथ, इंटेस्टाइन पर फॉर्मेशन डेथ। एक्चुअली होता क्या है कि
इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे जो है पॉइजन टाइप में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, सामने वाले की मौत हो जाती है। एक वर्ड लिखा है इसमें विडाल टेस्ट, कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है, उसको विडाल टेस्ट में क्या आता है, विडाल टेस्ट याद रखिएगा। लिखा है ना उसमें, सिम्टम तो बता दिए, जैसे हाई फीवर होना होता है, और बल्जीनेस आ जाती है आपकी किस में, आपको डेथ होती है, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक हेडेक, ये सब तो कॉमन है, लेकिन हाई फीवर याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस। और इसको कैसे हम पकड़ सकते हैं, इसको विडाल टेस्ट से, ठीक, मतलब उसका पैथोजेनिसिटी प्रोसेस ही। और एक साइंटिस्ट रहे थे जिसका नाम था मारी मलून, मारी मलून, मैरी मलून, निक नेम उनका क्या है, टाइफाइड मैरी, उसके नाम पर लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट कौन है, मैरी मलून नाम के व्यक्ति हैं, और उन्हीं के नाम पर लिखा गया है टाइफाइड मैरी, और कैरियर ऑफ टाइफाइड, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि टाइफाइड मैरी मतलब सबसे पहले कैरी किया था। क्लियर हो गया बात, सही क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है निमोनिया। निमोनिया में क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन, बात ये तो इजी हो गया, सामने लिखा हुआ है। होता किससे है निमोनिया, पता है आपको, कम्युनिकेबल पूरी तरीके से डिजीज है। कैसी डिजीज है, कम्युनिकेबल, है ना, ये कैसी सब चल रही है, कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज, तो ड्रॉपलेट और दी एरोसोल इन्फेक्शन। तो जैसे छींक आना, खांसी होना, तो लोगों की छींक और खांसी से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो हम एरोसोल भी कह सकते हैं, ड्रॉपलेट्स भी। ये कम्युनिकेबल डिजीज है निमोनिया, सामने वाले को इसी, ठीक। कहाँ पर है, एल्वलाई ऑफ लंग, इन्फेक्शन आपके लंग्स में होता है, जैसे म्यूकस जो है गाढ़ा होना शुरू, एल्वलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, एल्वलाई फिल्ड विद, मैंने कहा ना कि लंग्स में म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, भाई म्यूकस जमेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फीवर होता है आपको, जैसे चिल, ठंड लगती है, कफ एंड हार्ट अटैक, ये सब होता है, इसको हटा दो इसको। मेनली क्या है कि केस क्या है, आपके लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू आपके ब्लूइश कलर, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि कौन सी डिजीज के अंदर आपके नाखून जो है नीले पड़ जाते हैं, ठंड से नीले पड़ते हैं, तो आप ऐसे याद रखें। तो नेल और लिप्स जो हैं वो आपको ठंड से नीले पड़ते हैं, क्यों, बिकॉज ठंड बहुत लगती है, चिल्डनेस, ठंडा लगता है, कफ और हेडेक, हेडेक ये सब कंडीशन लंग्स की वजह से ठंडा बहुत लगता है। बच्चे को देखें, जब पहली बार निमोनिया, बच्चा पूरा ही नीला पड़ जाता है, हाथ, लिप्स और नेल्स तो छोड़, बच्चे को पकड़ना है इस चीज़ में। ऐसे और भी डिजीज होती, हम बच्चे में अब देखेंगे तो उसके नाखून और नील हैं, उसके पाँव और हाथ के नील, और फिंगर टिप्स हैं, नाक है, और उसके खाने नीले, एनीमिया से आ गया। ये डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया के बारे में आपको पता, वैक्सीनेशन आती हैं इसकी, वैक्सीन लगती है कौन सी वाली, जनरेशन 2 की वैक्सीन लगती है, कौन सी वाली, टॉक्सॉइड के नाम, ठीक। तो कॉर्नी बैक्टीरियम और डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम इसका जो है मेनली इसका पैथोजन है, मतलब बैक्टीरिया है। होगा क्या इसमें, सफोकेशन होती है इसमें, डिप्थीरिया में सफोकेशन मतलब सांस नहीं आता, सांस नहीं आता सही से। तो इसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर और इफेक्ट थ्रॉट, गला इफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसको याद नहीं करना, आपको बस इसका बैक्टीरिया याद करना है, प्लेग को याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इस काली मौत, ब्लैक डेथ भी कहते हैं, जेरसेनिया पेस्टिस इसका मेन कॉज है, मेन कॉज का इसका रीजन है, जिसको हम पैथोजन बैक्टीरियम फॉर्म कह सकते हैं। पैरासाइट कौन है इसका, रेट, और रेट में क्या, फ्लीट, मतलब उसके पाँव, पंजे, लार वगैरह, जिनोप्साइला और क्योप्टस। तो इसमें क्या होगा, हाई फीवर होगा, नॉर्मल है, सब में होता है फीवर, हेडेक होना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग आना, सब एक, लेकिन इसमें क्या खतरनाक चीज़, ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, आपकी जो लिम्फ नोड्स होती हैं सांस वाली, एक्सिलरी सांस वाली जो लिम्फ, इतना हिस्से का जो हो गया, लिम्फ नोड्स जो होती हैं एनलार्ज, मतलब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और रेड पैचेस, बॉडी पर रेड पैचेस आने शुरू हो जाएंगे इन पर, और टर्न्स ब्लैक डेथ, और ये काले पड़ जाएंगे बाद में, और आपकी मौत हो जाएगी, खतरनाक मौत, खतरनाक मौत। ब्लैक डेथ प्लेग को इसलिए कहा जाता है, स्टार्टिंग में आपकी है एक्सिलरी, मतलब सांस लेवल के बाहर की साइड में पड़ जाएंगे, और रेड पैचेस के बाद ब्लैक पैचेस, काले होकर आप मरेंगे, ब्लैक डेथ हो गया, खतरनाक, खतरनाक। नेक्स्ट पे आ जाए, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वायरल, अब आएगा ना, ऐसे मजा
यार वायरल डिजीज सही, बहुत बढ़िया। अब आएगा सर, और देखिए तो सही पढ़ा रहे हैं। वायरल डिजीज कैसा है जी? वायरल डिजीज पैथोजन, मतलब कौन कौन से वायरल सिम्टम्स और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्या है? राइनो वायरस, बच्चा बच्चा जानता है ना। ग्रुप ऑफ दी वायरसेस, राइनो वायरस। अच्छा, राइनो वायरस को ही वायरस नहीं कहते, रेट्रो वायरस को भी वायरस ही कहा, तो राइनो वायरस और राइनो, राइनो वायरस, राइनो वायरस है। इसके सिम्टम्स देख लीजिए, किसके? कॉमन कोल्ड। ठीक, देखिए मोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन, मोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन का है ये ह्यूमन के अंदर। इंट एलिमेंट्स और पास से ज़्यादा दिखता नहीं है, और ट्रांसमिट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कॉमन कोल्ड है तो ड्रॉपलेट से ही फैलेगा, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ। ये तो सब बेकार की, नेजल्स कफ एंड चार्जिंग शॉर्ट थ्रोट, हाँ ठीक है, और फोर्थ सेंस और कफ होना, हेडेक होना, टिम्डनेस होना, धुंधला दिखेगा लास्ट के होने के साथ से मतलब ये जब होगा तो 3-7 दिन के बाद इसमें इम्पैक्ट्स आने, ज़्यादा खास नहीं है आपको राइनो वायरस पकड़ना। ठीक, तो मैं बोलूँगा उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। हेपेटाइटिस बी, एच बी वी बता भी दिया आपको। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत बढ़िया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं हेपेटाइटिस बी, लीवर डैमेज, हेपेटाइटिस है ना, हिपेटोसाइट। लीवर के सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। मतलब क्या है? लीवर में होगा, जॉन्डिस पीलिया दिखाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट मैंने देखा ना, जनरेशन 3 इसमें, और जनरेशन लिख दिया, दूसरी बार लिख रहा हूँ, जनरेशन 3 की वैक्सीन लगती है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट है, और रिकॉम्बिनेंट लिखा हुआ है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट मैथ। और लीवर को पकड़ेगा, बस इतनी बात है। और और आपकी आवाज आ रही है भाई? ट्रांसमिट थ्रू द पेरेंटल, पेरेंट्रल, पेरेंटल के थ्रू आ रही है, मतलब आपके थ्रू, और एंड सेक्सुअल, मेनली तो सेक्सुअल होती है। ठीक है, सेक्सुअल एंड क्रॉस द प्लेसेंटा, हाँ क्रॉस द प्लेसेंटा। एच पी वी इतना छोटा वायरस होता है भाई, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा? क्या क्वेश्चन? कौन सा वायरस है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर? बढ़िया, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए तो ये एक था सेक्सुअल होता, पता ही है सबको, सेक्सुअल होता। अब आपसे जो पोलियो, पता ही है सबको, पोलियो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड। ज़्यादातर वैसे जो वायरस होते हैं वो आरएनए बेस्ड होते हैं, एच बी वी एक स्पेशल हो गया, डबल स्ट्रैंड। ठीक, अभी क्या है? पोलियो क्या है? बॉडी आपकी अपंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वनेस, या इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वनेस सिस्टम, मतलब आपकी जो नर्व सिस्टम होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू, और स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन स्टिफ, अकड़ना, वीकनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्केलेटल मसल। दो चीज को पकड़िए, नर्व सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? इन्फ्लाम हो जाएगा, नर्व सिस्टम इन्फ्लाम हो जाएगा, गर्दन अकड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो आपकी वीक पड़ जाती है, नॉर्मली है। हाई फीवर नहीं पड़ना, पेन बॉडी ये सब नहीं, पैरालाइज, पैरालाइज ऑफ द लिम्बिक, पैरालाइज ऑफ लिम्बिक मसल, ये क्वेश्चन नहीं। दो चीज पकड़ेगा इसमें, एक नर्व सिस्टम, दूसरा वीकनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्केलेटल मसल, और तीसरा पैरालाइज। तो पोलियो जो है पैरालाइज करता है एक्चुअल में आपके लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अगले पर आओ, अगले पर। और धन्यवाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। अब हेलमेंथिस, मतलब कि जो वॉर्म्स होते हैं, हमने वैसे ये 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। पैथोजन मतलब वॉर्म है इसका, और सिम्टम्स क्या होंगे, और इसकी क्या डायग्नोस्टिक। एस्कैरिस, पता ही है एस्कैरिस क्या होता है? वॉर्म होता है, आपके पेट में ज़्यादा मिलता है ना। एस्कैरिस, क्या नाम है इसका? यूम्ब्रिकॉइड, यूम्ब्रिकॉइड ऐसा करके,
ल्यूम्ब्रिकॉइड, कॉमन राउंड वॉर्म, दूसरा नाम है इसका। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल, मेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये तो 11th में भी 12th में भी भरा पड़ा है, इस पे कई बार आया है, ठीक। एस्कारिस क्या है? एक वॉर्म होता है और राउंडेड होता है, पेट में जोड़े में मिलता है और 200 के एग एक बार में रिलीज करता है ये। एस्कारिस ल्यूम्ब्रिकॉइड क्या है? लुम्ब्रिकॉइड, और कॉमन राउंड वॉर्म कहा जाता है। इंटेस्टाइन पैरासाइट है, आंतों में रहना बहुत बढ़िया लगता है इसको। और इंटरनल ब्लीडिंग भी बात है, क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आपका ये स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आपकी इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटेस्टाइन में बैठेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जाकर क्या करेगा? इस तरीके से वॉर्म आपको ऐसे करके मारना शुरू करेगा, वहां से ब्लीडिंग होनी शुरू, आप वैसे ही अधमरे हो जाओगे कमी की वजह से। इंटरनल ब्लीडिंग करता है और मस्कुलर पेन, जब भी ब्लीडिंग होगा तो मस्कुलर पेन होना नॉर्मल है, फीवर आना नॉर्मल है, एनीमिया होना नॉर्मल है, ठीक है। और क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ब्लॉकेज हो जाएगी क्योंकि इसने तो जगह घेर ली, खुद ही आपका न्यूट्रिशन सारा सोख लेगा और नहीं मिलेगा तो मारेगा अंदर से, जगह आपकी ब्लीडिंग कर देगा, अल्सर होने की भी चांसेस हो सकती है ना, इंटेस्टाइनल अल्सर होने की। एग ऑफ द पैरासाइट एक्सट्रैक्टेड अलोंग विद द bases in the person which can contaminate water and अब ये किसी का झूठा खाना खाया होगा या पानी पिया होगा, कंडीशन में ऐसा होता है। नमस्कार जी सर, अभी बस क्लास ले रहे हैं, अब क्लास लेके मैं करता हूँ आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं? चलिए, मैंने क्या बोला? एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड है, कॉमन राउंड वॉर्म, ठीक। उसमें क्या बोला? इंटेस्टाइनल पैरासाइट, मतलब कि आपके आंत में मिलेगा, ब्लीडिंग करेगा, अल्सर कर सकता है, अल्सर है, अनीमिया, ब्लॉकेज हो, और एग रिलीज करता ही करता है आपके इंटेस्टाइन में, कह सकते हैं का खाना कंटामिनेटेड, तो आपको समझ। मोचेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, एलिफ हाथी पाँव, हाथी पाँव उसको, एलिफेंट एलियरियस, मोचेरियस का कॉमन कॉमन नाम है इसका, पैथोजन है, 7th क्लास में भी है, ठीक है। फाइलेरियल वॉर्म का इंपॉर्टेंट नाम, फाइलेरियल वॉर्म, बहुत बार इसका नाम पूछा गया, फाइलेरियल वॉर्म मतलब, ठीक है। अब स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिकल इन्फ्लामेशन, धीरे धीरे आपको क्रॉनिकल कंडीशन, ऑर्गन इन विच दे आर लिव फॉर मेनी ईयर्स, किसी ऑन करना, जैसे आपके लिम्फ नोड को पकड़ते हैं, ये लिम्फ नोड तरीके से पैरालाइज करते हैं, नीचे का सर्कुलेशन बंद कर देते हैं ब्लड की, और जगह पर दम आपका लिम्फ लिम्फोटिक, लिम्फाटिक वेसल लोअर लिम्स ब्लॉक कर, मैंने बोला ना, ब्लॉक कर देंगे। और आपकी क्या है? जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब कि पेनिस या फिर आर आल्सो द ऑफन द अफेक्टेड, स्वेलिंग द टेस्टिस, ये वाला हिस्सा क्या, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या कर देगा? ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन बाइट बाय दी मॉस्किटो के, मेनली तो एक्स की वजह से, मॉस्किटो काटने से, मतलब मान लीजिए किसी को वाउचेरिया और किसी ने उसने फिर दूसरे व्यक्ति को भी काट लिया, मतलब एक से ट्रांसफर कर, ट्रांसमिट, क्या बताऊँ ये, एक बार पढ़ लिए तो दिमाग से निकले ना, एक बार पढ़ लिए, ये तो ऐसी चीज़ें एक बार रीड कर लिया आपने, बस खत्म इनका। फंगल डिजीज समझिए क्या है? रिंग वॉर्म, आजकल पैरों में सब, गंदगी में जाइए आराम से हो जाए, ठीक है। पैथोजन सिम्टम्स ऑफ द पैथोजेनिसिटी इजी है, माइक्रोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन और एपिडोमा, एपिडर्मोफाइटन, तो इसके नाम है ये सारे जो पैथोजन रिंग वॉर्म। मेनली इसका नाम ये होता है आपका ट्रिकोफाइटन, और बाकी माइक्रोस्पोरम, ये यार नाम मेनली बीच वाला तो ये सभी याद रहता है, ट्राइकोफाइटन, आप दो को पढ़िएगा, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन, ठीक। symptom, one of the most common infection disease, infectious diseases or appearance of the dry scaly lesion on the various part of the body, जगह जगह पर dryness और patches हो जाते हैं of the skin or nail scalp, और generally they acquired from soil or by the filling the towels, किसी का towel यूज किया हुआ यूज कर लें,
या गंदे पानी में चले जाएं, ना कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड कंगे से भी हो, ये ना पढ़ें, ऐसी कुछ बात नहीं है, ये पढ़ें। मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़, काम हो जाएगा। चलिए, तो हमने डिजीज सारी पढ़ ली, बहुत बढ़िया। अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो अगली क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आसान है बिल्कुल एकदम, डिजीज बहुत आसान है, मैं नहीं मान, बार पढ़िए और ख़त्म, 4 क्वेश्चन लगाइए, बॉडी में ऐसे हो जाएगा कि बस क्या ही बताएं। सब निकल, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाले हैं आप? इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाले, लॉक हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपके नेक्स्ट क्लास, क्या रहेंगे? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा मलेरिया, बहुत बेहतर लेवल मलेरिया। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्टोलाइटिका, ये 2 से 3 डिजीज़ पढ़ने के बाद, और मैं आप ये मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर दूँ, कल की क्लास में ख़त्म, इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे टॉपिक ड्रग्स एंड ड्रग्स एल, बाद आपका चैप्टर। आज की क्लास अच्छी रही है, इंपॉर्टेंट थी, कई बार देखें, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि जिन नोट करें, और जो भी इस टॉपिक में डाउट होता है, और जैसी भी आपको वीडियो दिखा करें कि ये चीज़ कम, ये ज़्यादा, ऐसा मैंने कह रखा है कि मैं, चलिए, थैंक यू क्लास। आज की क्लास जो है इतनी ही रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपके सामने लिख लिया, और इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।